नमस्कार दोस्तों। आपके किचन में जो लाल रंग का सिलेंडर रखा है ना, आज हम उसकी पूरी कहानी समझने वाले हैं। मतलब हम उसे रोज देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उसके अंदर जो गैस है वो आखिर आती कहाँ से है, आप तक पहुंचती कैसे है, और सबसे बड़ी बात, उसकी कीमत कौन तय करता है। चलिए आज इसी पूरे सफर को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आपके इस गैस सिलेंडर के अंदर आखिर है क्या? देखिए, अगर आपको लगता है कि इसमें सिर्फ हवा जैसी गैस भरी है, तो आप आधा ही सच जानते हैं। असलियत में इसके पीछे एक बड़ा ही मजेदार साइंस काम करता है, जो इसे इतना यूजफुल बनाता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेंडर के अंदर की साइंस को समझेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि ये गैस बनी कैसे, मतलब इसकी पैदाइश की कहानी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस एक सिलेंडर ने भारत के किचन को कैसे बदल कर रख दिया। फिर थोड़ा और बड़ा सोचेंगे कि आखिर भारत की गैस लाता कहाँ से है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इसकी कीमत और उससे जुड़ी जो मुश्किलें हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझते हैं आपके सिलेंडर का साइंस कि ये तरल से आग की लपटों तक का सफर कैसे तय करता है। देखिए, जिसे हम रोजमर्रा की भाषा में गैस बोल देते हैं, उसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी। ये असल में प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की गैसों का एक मिक्सचर है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है लिक्विफाइड, जिसका मतलब है तरल। अब सवाल ये है कि गैस को लिक्विड क्यों बनाते हैं? जवाब बड़ा सिंपल और स्मार्ट है। जब गैस पर दबाव डाला जाता है तो वो लिक्विड बन जाती है, और ऐसा करने से एक छोटे से सिलेंडर में लगभग 250 गुना ज्यादा गैस स्टोर की जा सकती है। सोचिए, ये एनर्जी को स्टोर करने का कितना इंटेलिजेंट तरीका है। अच्छा, एक और बात जो समझना जरूरी है, एलपीजी और पीएनजी में क्या फर्क है। कई शहरों में अब पाइप से गैस आती है जिसे पीएनजी कहते हैं। तो देखिए, आपका सिलेंडर वाला एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है जो हवा से भारी होता है। वहीं पाइप वाली पीएनजी ज्यादातर मीथेन होती है और वो हवा से भी हल्की होती है, एक सिलेंडर में दूसरी पाइपलाइन में। तो फिर ये सिलेंडर काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है असल में। सिलेंडर के अंदर ज्यादातर एलपीजी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही आप रेगुलेटर ऑन करते हैं ना, ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है और ये लिक्विड फौरन गैस में बदलने लगता है। बस यही गैस पाइप से निकलकर आपके चूल्हे तक पहुंचती है, हवा के साथ मिक्स होती है और जलकर वो नीली लौ बनाती है जिस पर हम सबका खाना पकता है। चलिए, साइंस तो हमने समझ लिया, अब कहानी को थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। मतलब, ये गैस आपके किचन तक पहुंचने से पहले आखिर आती कहां से है? जमीन के नीचे से? कहां से? इसके दो मेन सोर्स हैं। पहला, जब हम जमीन से कच्चा तेल निकालते हैं और उसे रिफाइनरी में पेट्रोल डीजल बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं, तो उसी प्रोसेस में एलपीजी एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है। और दूसरा तरीका है, इसे सीधे नेचुरल गैस के कुओं से निकाला जाता है, जहां ये प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये कच्चा तेल और नेचुरल गैस, ये खुद कैसे बने? सोचिए, लाखों करोड़ों साल पहले जब डायनासोर हुआ करते थे, तब के जो समुद्री जीव और पेड़ पौधे थे, वो जब मरकर जमीन के नीचे दब गए, तो लाखों साल तक जबरदस्त गर्मी और दबाव की वजह से वो आज के तेल और गैस में बदल गए। तो अगली बार जब आप चूल्हा जलाएं तो याद रखिएगा, आप असल में करोड़ों साल पुरानी धरती में कैद सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब इतिहास से निकलकर हम अपने देश की कहानी पर आते हैं। ये वो हिस्सा है जो हम सबकी जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा है कि कैसे इस एलपीजी ने भारत के किचन में एक क्रांति ला दी। याद कीजिए, या अपने बड़ों से पूछिए, एक समय था जब हमारे देश में, खासकर गांव में, ज्यादातर खाना लकड़ी, कोयले या उपलों पर बनता था। किचन धुएं से भरा रहता था और घर की महिलाओं को आंखों और फेफड़ों की कितनी बीमारियां होती थीं। फिर धीरे धीरे एलपीजी शहरों में आई, लेकिन जो असली बड़ा बदलाव आया, वो आया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से, जिसने इस साफ सुथरे ईंधन को देश के गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा दिया। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। ये आंकड़ा देखिए, मार्च 2024 तक इस अकेली योजना के तहत 10.56 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए। सोचिए, 10 करोड़ से ज्यादा घर। इसका मतलब सिर्फ धुएं से आजादी नहीं है, इसका मतलब है महिलाओं की सेहत में सुधार। इसका मतलब है उनका वो कीमती समय बचना जो वो पहले लकड़ियां बीनने में लगाती थीं। अब वही समय वो किसी और काम में या अपने बच्चों के साथ बिता सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 140 करोड़ लोगों के देश के लिए हर महीने इतनी सारी एलपीजी आती कहाँ से है? क्या हम ये सब खुद बनाते हैं? चलिए, अब भारत की ग्लोबल गैस सप्लाई लाइन को समझते हैं। और ये चार्ट एक बहुत जरूरी बात बताता है जो शायद आपको भी हैरान कर दे। हम अपनी जरूरत की सिर्फ लगभग 35% एलपीजी ही देश में बनाते हैं। बाकी की पूरी 65% गैस हमें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है।
यानी इंपोर्ट करनी पड़ती है। और जाहिर है, जब आप किसी चीज़ के लिए दूसरों पर इतना निर्भर हों तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो हम खरीदते किससे? ज़्यादातर गैस हम मिडल ईस्ट के देशों से लेते हैं, जैसे यूएई, कतर और सऊदी अरब। लेकिन किसी एक ही जगह पर इतना ज़्यादा निर्भर रहना थोड़ा रिस्की होता है ना। इसीलिए अब भारत अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर रहा है। मतलब अब हम अमेरिका, नॉर्वे और कनाडा जैसे अलग अलग देशों से भी गैस खरीद रहे हैं, ताकि अगर एक जगह कोई दिक्कत हो तो हमारी सप्लाई पर असर ना पड़े। और जब हम कोई चीज़ बाहर से खरीदते हैं तो उसकी कीमत भी हमारे हाथ में नहीं रहती है ना। उसका दाम तो बेचने वाला तय करता है और इसका सीधा असर पड़ता है आपकी और मेरी जेब पर। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर लाता है, एनर्जी की कीमत और उससे जुड़ी चुनौतियाँ। ये देखिए, सिलेंडर का दाम कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये सीधे सीधे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम से जुड़ा होता है। जैसे मार्च 2024 में दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत करीब 913 रुपए थी। मतलब जब भी दुनिया में कहीं कोई बड़ी घटना होती है, तेल का उत्पादन कम होता है, तो उसका सीधा असर हमारे किचन के बजट पर आकर पड़ता है। तो कुल मिलाकर भारत के सामने कई चुनौतियां एक साथ खड़ी हैं। पहली, हम इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। दूसरी, जिन समुद्री रास्तों से ये गैस आती है वहां किसी भी तरह के टेंशन का खतरा बना रहता है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है अफोर्डेबिलिटी। मतलब क्या हर परिवार इसे खरीद सकता है? क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं तो गरीब परिवारों के लिए हर महीने सिलेंडर भरवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और डर इसी बात का है कि कहीं वो मजबूरी में वापस धुएं वाले चूल्हे पर न लौट जाएं। अब इस मुश्किल से निपटने के लिए सरकार को बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। वो क्या करती है? वो तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करती है, ताकि कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट से महंगी गैस खरीदकर भी देश में लोगों को से कुछ कम दाम पर बेच सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं, 2025 में सरकार ने इसी काम के लिए 30,000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि हर किसी तक सस्ती गैस पहुंचाना सरकार के लिए कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। तो दोस्तों, कहानी ये है कि एलपीजी ने भारत के किचन को तो साफ और सेहतमंद बना दिया, लेकिन साथ ही हमें दुनिया के एनर्जी मार्केट के उतार चढ़ाव से भी जोड़ दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या? सस्ती, साफ और सुरक्षित एनर्जी के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या इसका जवाब सोलर एनर्जी में है, या बायोगैस में, या कोई और नई टेक्नोलॉजी हमारा भविष्य बदलेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही तय करेगा कि आने वाले कल में भारत की ऊर्जा की कहानी क्या होगी।